प्रेतों के कबीले। मैं आयुष्मान जो आपसे मुखातिब हूँ। बहुत सारे बोझ अवसाद झेलते झेलते थक चुका हूँ। शायद इन्हें आपसे शेयर करके कुछ शांति मिले। पर ठहरो, आपको मैं शुरू से अपनी कहानी बताता हूँ। मेरा जन्म कोलकाता के एक संपन्न परिवार में हुआ था। माँ बाप दोनों डॉक्टर थे और मुझे भी डॉक्टर बनाना चाहते थे। बस उनकी ये बात मुझे विद्रोह करने के लिए उकसाती थी। मुझसे छोटी एक बहन भी थी जिसका नाम रत्ना था। वह बहुत कुशाग्र बुद्धि की थी। मुझसे जो अपेक्षाएं माँ बाप करते थे वही उन्हें धीरे धीरे पूरा करती थी। मम्मी पापा का बहुत बिजी शेड्यूल था। उनका हॉस्पिटल बेहद प्रसिद्ध था। अमीर लोग मोटी रकम खर्च कर उन्हें प्राइवेट रूप से घर भी बुलाते थे। देर रात दोनों घर पर आते थे। मम्मी जहाँ स्त्री रोग विशेषज्ञ थी, वहीं पापा कुशल शल्य चिकित्सक थे। कैसा भी कठिन ऑपरेशन हो, पर मरीज उनके हाथों जीवनदान पाकर ही वापस जाते थे। हम चार लोग इतने बड़े आलीशान बंगले में नौकरों की फौज के साथ रहते थे। मम्मी पापा के पास समय की कमी के कारण अपनी समस्याएं मैं अपनी बहन से शेयर किया करता था। हाँ, तो वो मुझसे उम्मीद करते थे कि आगे चलकर मैं डॉक्टर बनकर उनका प्रोफेशन आगे बढ़ाऊं। अब मैं कैसे उन्हें समझाऊं कि मैं कैसे अनुभवों के साथ गुजर रहा हूं। नींद आते ही मुझे अजीब से सपने आते हैं। अनजानी जगह, अनजाने लोग, जैसे बुला रहे हों। मैं जाग जाता हूँ, फिर नींद आती है। अब तो बार बार देखते देखते मैं वो चीज़ें पहचानने भी लगा हूँ। कहते हैं जो हम सोचते हैं वो हमारे अवचेतन में जमा हो जा कहते हैं जो हम सोचते हैं वो हमारे अवचेतन मन में जमा हो जाता है। जब हमारा चेतन शरीर सोता है तो अवचेतन सक्रिय हो जाता है। वह सपनों का रूप ले लेता है। शायद ऐसा ही हो, क्योंकि बंधन मुझे पसंद ही नहीं है। मुझे एक सा नीरस जीवन अच्छा नहीं लगता। वही एक सा रूटीन, स्कूल, घर, खेल। मेरी बेचैन आत्मा कुछ नया करना चाहती है, नया खोजना चाहती है। मेरी यही प्रवृत्ति मुझे स्कूल में सभी बच्चों से अलग करती है। वाइल्ड लाइफ पिक्चर्स मुझे अपनी ओर खींचती हैं। इसी कारण आगे कॉलेज लाइफ में जंगली जानवरों, पक्षियों के दुर्लभ फोटो प्रदर्शित कर करके मैं प्रसिद्ध होने लगा। मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता था, जो मेरे माता पिता को नामंजूर था। मेरी कॉलेज लाइफ पूरी हो चुकी थी। मैंने अपने जीवन जीने के लिए विद्रोह कर दिया। मेरे जैसे ही 5 साथी और जुट गए। राज, सुशांत, असगर, ब्रायन डिकुंजा और जयदीप, सभी एक से बढ़कर एक धाकड़। और हमने प्लान बनाया अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में जाने का, और वहाँ आदिवासी कबीलाई संस्कृति पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का। हमसा काफिला गाड़ी से चल पड़ा। जरूरत की सभी चीजें गाड़ी में ही रखी थी। यूं समझो जैसे चलती फिरती गृहस्थी थी। हल्का टेंट, खाने पीने का सामान। गेस्ट हाउस में अपना ठिकाना बनाकर आज सवेरे सवेरे ही बलखाती पहाड़ी सर्पीली सड़क पर कार चली जा रही थी। गाने की धुन पर झूमते हुए मस्ती के मूड में थे। एक गाइड हमने साथ ले लिया था। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ की कतारें पीछे छूटती जा रही थीं। आगे लोकेशन अच्छी देखकर हमने गाड़ी रोक दी और पैदल घूम घूम कर देखने लगे। तभी झाड़ियों में आहट सुनाई दी। ब्रायन देखने के लिए गया। गिरने की तेज आवाज आई। हम सभी चौंक पड़े और झाड़ी की तरफ भागे, पर वहां से ब्रायन डिसूजा गायब था। गाइड का चेहरा सफेद हो गया था। हम सभी ब्रायन डिसूजा को चिल्ला चिल्ला कर पुकार रहे थे, इधर उधर ढूंढ रहे थे, पर ब्रायन डिसूजा को तो जैसे धरती खा गई थी। हमने झाड़ियों को ध्यानपूर्वक देखा। संभवतः जो कोई भी हो, उसने डिसूजा का मुंह बंद कर दिया होगा। शायद डिसूजा चिल्ला भी नहीं सका होगा। घसीटे जाने के निशान थे। वह झाड़ियाँ भी टूटी थी। एकाध खून की बूंदों के निशान भी थे। शायद वह घायल भी हो गया था। थोड़ी ही दूर जाने के बाद फिर कोई निशान नहीं मिले। मेरा दिल भर आया। भगवान जाने वह कैसा होगा। कुछ हो तो नहीं गया उसे। हम सभी एक जैसे स्वभाव के होने के कारण दूसरों पर जान छिड़कते थे। एक दूसरे की मुसीबत अपने ऊपर लेने को तैयार रहते थे। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। तभी गाइड बोला, साहब मुझे इजाज़त दो, मैंने यहीं तक की बात कही थी। मैं उस पर चिल्ला पड़ा,
देखते नहीं हम कैसी मुसीबत में पड़ गए हैं और तुम्हें अपनी पड़ी है। गार्ड बोला, साहब आगे यह सारा इलाका प्रेतग्रस्त है, इससे आगे मैं कैसे भी नहीं जाऊंगा। मैंने तो आपको पहले ही मना किया था, आप ही नहीं माने तो मैं क्या करूं। अब मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। कह तो रहा था वह, पर हमने उसकी बात हंसी में उड़ा दी। भारी रकम का लालच देकर उसे यहाँ तक ले आए थे। साहब इधर लोगों का आना जाना ना के बराबर है। दिन में तो फिर भी कोई इक्का दुक्का सड़क से आता जाता हो, पर सड़क से उतर कर इस प्रेतग्रस्त इलाके में पांव धरने की हिम्मत कोई नहीं करता। गाइड अपनी बात कहकर चला गया। आगे किसी प्रकार के निशान नहीं थे। हम वापस लौट आए। अचानक मेरे मस्तिष्क में एक विचार कौंधा। जहाँ हमने कार रोकी थी वहाँ से थोड़ी दूर पर कुछ झोपड़ियाँ दिखाई दी थी। क्यों ना वहाँ से पूछ कर देखें, शायद कुछ पता चले। हमने कार सड़क के नीचे उतार कर झाड़ियों में छिपा दी। पत्ते वाली कुछ डालियाँ उसके ऊपर रख कर छिपा दिया ताकि सड़क से वह सीधी ना दिखाई दे। जंगली जानवरों से रक्षा के लिए लाई गई पिस्तौल जो कि सभी के पास थी कार से निकाली। टॉर्च, छोटे मोटे उपकरण और अन्य जरूरी सामान सबने अपने अपने बैगों में भर लिए और निकल पड़े। अब कुछ निपटारा करके ही वापस आना था। हम सब झोपड़ियों के पास पहुंचे। सब में झांक कर देखा तो सब खाली पड़ी थी। एक झोपड़ी में एक युवती और एक बूढ़ा आदमी था। शायद वह बीमार था। वह चारपाई पर लेटा हुआ था। लेकिन जब हम सब लेकिन जब हम सबको देखा तो चौंक कर उठ बैठा। मैंने भरे गले से पूछा, आपने इधर मेरे साथी को देखा? नहीं, मैंने यहाँ किसी को नहीं देखा। बूढ़े ने इनकार में सिर हिला दिया। फिर मुझसे पूछा, कहाँ था वो? मैंने घटनास्थल की तरफ इशारा करके पूरा मामला बताया। वह निराश से सिर हिलाते हुए कहने लगा, अब कोई फायदा नहीं, अब तक तो जो होना था हो चुका होगा। क्या मतलब? बेचैनी और आतुरता से मैंने पूछा। क्या आप जानते हैं मेरा दोस्त कहाँ होगा, कैसी हालात में होगा? कहते कहते मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे। मतलब यह है कि यहाँ से सीमा खूंखार आदिवासियों के इलाके की है। उसके अंदर घुसने पर अनजाने लोगों को वो मार डालते हैं या बलि चढ़ा देते हैं। तुम्हारा साथी उनके हत्थे चढ़ गया होगा। अच्छा होगा तुम सब लोग यहाँ से जाओ, वरना तुम सब मारे जाओगे। नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं जाएंगे। कबीले का रास्ता किधर है, आप हमें यह बता दें। इस बार जयदीप बोल पड़ा। राज, असगर और सुशांत बड़े अधैर्य से जवाब की प्रतीक्षा में थे। डोली, इन्हें जाने का रास्ता बता दो। सब कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा था। हथौड़े की तरह कई प्रश्न हमारे दिमाग में ठोकरें मार रही थी। इस सुनसान में इतनी जवान लड़की और यह लाचार बूढ़ा अकेले कैसे रहते थे? और रह भी रहे थे तो हम चार चार अनजाने लोगों के साथ घने जंगल में उसे कैसे भेज रहा था? सदमे और इन अजीब अजीब बातों के कारण हमारा दिमाग घूम रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लड़की उठी और अपने पीछे आने का इशारा किया। मैं अपने साथियों के साथ उसके पीछे पीछे घने जंगलों में चल पड़ा जहाँ घसीट जाने के निशान थे। रास्ता उसके आगे से ही था। अब तक दिन के 12 बजे थे, पर घने जंगलों में अंधेरा छाया हुआ था। उस निर्जनता में हल्की हल्की हवा साय साय की ध्वनि उत्पन्न कर वातावरण को भयानक बना रही थी। लड़की आगे आगे जा रही थी। हम झाड़ियों को बचाते बचाते हुए निकल रहे थे। वह जैसे उनके ऊपर उड़ते उड़ते हुए निकल रही थी। हम सभी कबीले में आ गए थे, मगर कोई नहीं दिखाई दे रहा था। वह लड़की जो अभी हमारे साथ थी अब बहुत दूर आगे दिखाई दे रही थी। मिट्टी, बांस, पत्थर से झोपड़ियों की तरह कबीले के घर बने थे। असगर अचानक चिल्ला पड़ा, देखो, वो देखो डिसूजा। डिसूजा एक पेड़ पर से धड़ाम से हम सबके सामने जमीन पर आकर गिरा, जैसे उसे किसी ने फेंका हो। हम सब उसकी तरफ झुके, उसे पुकारने लगे। उसका चेहरा बुरी तरह से नोचा हुआ था। खून से सना वह बेहद डरावना लग रहा था। जैसे ही हमने उसे देखना चाहा, वह जिंदा है या नहीं, कि हमारे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। वह लड़की जो अभी इतनी दूर थी, वह पीछे खड़ी खून जमा देने वाली ठंड स्वर में कह रही थी, मत छुओ उसे, नहीं तो मार दिए जाओगे। हे भगवान, ये क्या चक्कर है? ये क्या हो रहा था? इतनी ज्यादा दूर लड़की एकदम पीछे कैसे आ गई? मैंने डिसूजा के सीने पर हाथ रखकर देखा। उसकी धड़कनें थम चुकी थी। वो मर चुका था और सामने उसकी लाश पड़ी हुई थी। मैं जोर से रो पड़ा। तुम माने नहीं, अब मरोगे तुम सब। मैंने उसे मुड़कर देखा तो वो अब यहाँ से गायब हो गई थी।
अब राज, सुशांत, जयदीप सब एक सुर में चीखे, भागो यहाँ से। खून जमा देने वाला नज़ारा देखकर जैसे हम वापस भागने के लिए मुड़े, सामने रास्ता रोके डिसूजा खड़ा था। उसकी आंखें पत्थर जैसी चमक रही थी, चेहरा बहुत डरावना लग रहा था। उसके साथ साथ उसकी ही तरह नोचे शरीर और चेहरे वाले पत्थर जैसी आंखें वाली बहुत से लोग खड़े थे। सामने का रास्ता बंद देखकर हम फिर कबीले की तरफ भागे। तब तक डिसूजा ने जयदीप को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। हम चार लोगों ने जयदीप को अपनी तरफ खींचा, मगर वो टस से मस नहीं हो रहा था। एक एक पल भारी था। जयदीप की गर्दन पर डिसूजा का सिकंजा कसता जा रहा था। उन भयानक चेहरों वालों का घेरा भी पास आता जा रहा था। दिमाग काम नहीं कर रहा था। अचानक मुझे पिस्तौल की याद आई। मैंने फुर्ती से अपने पिस्तौल निकाली और फायर कर दिया। डिसोजा पर उसका कोई असर नहीं हुआ, मगर उसकी पकड़ थोड़ी ढीली पड़ी। उसका फायदा उठाकर हम चारों ने मिलकर जयदीप को खींच लिया। डिसूजा को पूरी ताकत से धक्का मार गिराया और भाग खड़े हुए। पर जयदीप उतनी तेजी से नहीं भाग रहा था, क्योंकि वह घायल हो गया था। पीछे पीछे वो पूरा दल दौड़ा चला आ रहा था। हमने जयदीप की बाह पकड़ रखी थी, लगभग उसे घसीटते हुए भागे जा रहे थे। तभी एकाएक ठोकर लगने से जयदीप गिरा और उससे हमारा हाथ छूट गया। तब तक उन्होंने जयदीप को अपने शिकंजे में ले लिया। जयदीप चिल्लाकर हमसे बोला, तुम लोग भाग जाओ, मुझे छोड़ दो, नहीं तो ये तुम्हें भी मार डालेंगे। बड़ा खौफनाक मंजर था। मौत सिर पर नाच रही थी। डर के मारे दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था कि लगता था अब हलक के बाहर ही आ जाएगा। हम जी जान लगाकर भाग रहे थे। जयदीप गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा था। उन प्रेतों ने उसे चीर फाड़ कर मार डाला। हाय मेरा दोस्त, मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। बस यही पल मुझ पर भारी पड़ गया। राज चीखा, क्या करते हो, जल्दी भागो। तब तक मेरी पीठ पर दबाव पड़ा। देर हो चुकी थी। दो प्रेत मेरी पीठ पर धक्का मारकर सवार हो चुके थे और मैं औंधे मुंह गिरा। ऐसा लगा कि अब मेरी सांस टूट जाएगी। मेरा दम घुटने लगा था। मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। मेरा चेहरा लाल पड़ गया था। आंखें बाहर को निकल पड़ रही थी। मैंने अपने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब जयदीप की तरह मैं अपने दोस्तों से कह रहा था, तुम लोग भाग जाओ, लगता है अब मेरा समय आ गया है। लेकिन वो तीनों लोग वापस आ गए और वे मौत के उस मुकाम पर जहाँ करो या मरो वाले हालात हो जाते हैं, हाँफते हुए बोले, नहीं दोस्त, हम दो दोस्त खो चुके हैं। अब नहीं, अब जो भी होना होगा एक साथ ही होगा। ऐसा कहते कहते वे उन दोनों से भिड़ गए। पूरी ताकत लगाकर तीनों उन्होंने धक्का दिया। उनके हटते ही मुझे मौका मिल गया। मैं फुर्ती से उठा। हम चारों लोग उन्हें धकियाते, लड़ते किसी न किसी प्रकार छूटकर भाग निकले। सामने कबीले वालों के घर दिखाई दे रहे थे। उसी एक घर में हम लोग घुस गए और हमने झट से कुंडी बंद कर ली। दरवाजे पर वो लोग धक्का मार रहे थे। हम कमरे में आ गए, तभी ऐसा लगा जैसे हमारा पैर किसी पटले पर पड़ा, वह हट गया। हमें नीचे गहराई में गिरते चले गए और किसी कठोर सतह पर टकराकर हमारी चेतना लुप्त होती चली गई। पता नहीं कितना समय ऐसे ही बीत गया। शायद सवेरा हो गया था। हम जिस जगह पड़े हुए थे वह कमरा जैसा लगता था, मगर कमरा नहीं था। पत्थर के चारों तरफ दीवारें थीं। ऐसा लगता था जैसे किसी गुफा को काट छाट कर कमरे का रूप दे दिया गया हूँ। हमने कमरे से निकलकर टटोल टटोल कर चलना शुरू किया, तो हमें आभास हुआ कि हम किसी गुफा में चल रहे हैं। काफी देर चलने के बाद आगे रास्ता बंद था। एक कोने में थोड़ी सी रोशनी छन कर आ रही थी। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि किस वजह से प्रेत पास नहीं आ पा रहे थे और हमारी जान अभी तक बची हुई थी। वे कबीले वालों के कुल देवता की शक्तियों का डर से पास नहीं फटक रहे थे। बड़ी हिम्मत करके हम चारों लोग अपने हाथों में एक एक हथियार थामते हुए आगे बढ़े, तो वो पीछे हटने लगे। अब हमें अपने बचने का भरोसा हो गया था। हमने एक दूसरे से कहा, चलो आगे बढ़ते हैं, ये पीछे से वार कर सकते हैं, इसीलिए इन देवीय चमत्कारी हथियारों को चारों तरफ घुमाते हुए चलो। अब हमने जंगल से बाहर की राह तय करनी शुरू की। पीछे उन प्रेतों की पूरी टोली लगी चली आ रही थी। अब हम बहुत संभल संभल कर जा रहे थे। डर के कारण हालत खराब था, मगर जरा सा चूक होती तो मौत थी। हम रास्ता भूल गए। जंगल की भूल भुलैया में हम लोग खो गए। धीरे धीरे घंटों गुजर गए। भूख प्यास, डर, थकावट के मारे हम लोगों का बुरा हाल था। एक एक कदम चलना मुश्किल लग रहा था, मगर जान बचाने की खातिर हम गिरते पड़ते चले जा रहे थे।
पीछे पीछे वे मौत के परकाले, जान के दुश्मन, खून के प्यासे किसी भी क्षण जान लेने के लिए आतुर चले आ रहे थे। आखिरकार हमें वह सड़क दिखाई दी। अब उस पर हम लोग चलने लगे। सड़क चलते चलते वे हमें अब भी दिखाई दे रहे थे। हमने पीछे मुड़कर देखा, अभी भी वे वापस नहीं गए थे, मगर सड़क पर नहीं आ रहे थे। पता नहीं क्या बात थी। चलते चलते हम उसी जगह पर पहुंच गए जहां हमने कार खड़ी की थी। हमारे मन में इतनी दहशत बैठ चुकी थी कि अपनी कार भी निकालने में हमें डर लग रहा था। कार लाकर हमने सड़क पर खड़ी की क्योंकि हमें मालूम हो गया था यह सड़क सुरक्षित है। झोपड़ी में हम उस बूढ़े के पास गए। बूढ़ा जैसे हम लोगों को राह देख रहा था। हमें देखते ही आश्चर्य से बोला, तुम लोग बच कैसे गए? क्या मतलब है आपका? क्या आप जानते थे इनके बारे में? हमें बताए। हम सबकी निगाहें बूढ़े पर थीं। बूढ़े ने बताना शुरू किया, पहले यह सब नहीं होता था। यहाँ के कबीले वाले खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। यहाँ जो भी आता वे उसकी आवभगत के साथ उनका पूरा ध्यान रखते थे। कबीले वाले पूरे जंगल को अपना घर मानते थे। यहाँ कोई आकर पेड़ पौधों से छेड़छाड़ करे यह उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि जंगल होने के कारण यहाँ जड़ी बूटी प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। उस बूढ़े ने अपनी बात जारी रखी, मैं तुम्हें सब बताता हूँ, मगर तुम लोगों का हाल बहुत खराब है। बेटी, इनको वह जड़ी बूटी वाला रस पिलाओ। वह लड़की हरी चाय की तरह पेय पदार्थ ले आई। सचमुच पीते ही सारी थकावट, दर्द काफुर हो गया था। अब हम अपने आप को एकदम तरोताजा महसूस कर रहे थे। हमें स्वाद देकर बूढ़े ने अपनी बात शुरू की। कबीले वाला का मुखिया अपने उसूलों का पक्का था। अपने कबीले के हर परिवार का बहुत ख्याल रखता था। उसकी लड़की, लड़का और पत्नी खुशहाल जीवन जी रहे थे। जड़ी बूटियाँ, शहद और मोम, ये सारी चीज़ें जंगल से ले जाकर कबीले वाले बेच आते थे और उसमें से निश्चित हिस्सा मुखिया को देते थे। मुखिया की जिम्मेदारी थी दुश्मनों से और कुल देवता की पूजा करके असुरी शक्तियों और बुरी आत्मा से कबीलों वालों को दूर रखना। उस बूढ़े की आंखें अंतरिक्ष में टकटकी लगाए उस कबीले के सुखी और व्यवस्थित जीवन की झांकियां देखने लगी। मुखिया की बेटी डोली खरगोश के पीछे भागती हुई झरने के पास पहुंची। खरगोश को वह पकड़ने ही वाली थी कि वह छलांग लगाकर लंबी लंबी घास में कहीं गुम हो गया। वह पत्थरों पर खड़ी होकर इधर उधर देखने लगी। तभी संतुलन बिगड़ा और वो गिरने जैसी हो गई। तभी उसे सरदार जम्बूनी ने संभाल लिया। वह मुस्कुरा उठी, तू आज काम पर नहीं गया? काम पर ही तो था, पर मुझे पता था तुम मुझसे मिलने जरूर आएगी और गिरने का नाटक भी करेगी, इसीलिए मैं तुझे यहाँ संभालने ही तो आया हूँ। इस समय अधिकांश लोग जंगल में अपने अपने काम पर होते थे। इस बात पर दोनों एक साथ खिलखिलाकर हंस पड़े। इन दोनों की शादी होने वाली थी। कबीलाई रीति के अनुसार अब उनका मिलन निषेध था, फिर भी वे चोरी से मिलने आ जाते थे। तभी धाएं धाएं की आवाज़ 2 बार गूंजी। डोली और जम्बनी दोनों चौंक उठे। उनके आंखों के सामने हिरनों का झुंड भागता हुआ निकला और शिकारियों का झुंड उनके पीछे पीछे। जंगल में तस्करों का प्रवेश हो चुका था। यह कोई अच्छा संकेत नहीं था। अचानक उनकी निगाह इन दोनों पर पड़ी और डोली को देखते ही एक दूसरे की तरफ अर्थपूर्ण इशारा किया। बंदूक की नोक के बेल पर एक शिकारी डोली को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। डोली ने अपने दोनों हाथों को मुंह पर बाजे की शक्ल सा बनाते हुए एक जोरदार विचित्र सी आवाज निकाली। एक शिकारी ने डोली की बाह पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचना चाहा, पर जम्बूनी ने अपने धनुष पर जहर बुझा तीर चढ़ाकर छोड़ दिया, जो सीधे उस शिकारी के सीने पर जा लगा। उसी के साथ दूसरे शिकारे का बंदूक गरज उठी। धाएं की आवाज के साथ जम्बूनी जमीन पर गिर पड़ा। जम्बूनी को मरता छोड़ डोली को अपने कब्जे में करके वो शिकारी वहां से चलने लगे। 6-7 लोगों के झुंड से बच निकलना असंभव था। तभी अचानक तीरों की बौछार आई और उनके शिकार 2 शिकारी हो गए। डोली के संकेत ध्वनि सुनकर आसपास काम कर रहे कबीले वाले दौड़ते हुए आ गए थे। अब दोनों पक्ष आमने सामने थे। अपने 3-3 साथियों की मौत पर तस्कर शिकारियों की आंखें क्रोध से सुलग उठी। उन्होंने अपनी बंदूकों की मार से उन लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इस बीच डोली छूट चुकी थी। वह भाग निकली। मृतप्राय जमुनी का खंजर निकालकर अपने सीने में घोंप लिया। अब वह अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। जम्बूनी और डोली ने अंतिम बार एक दूसरे को देखा और मौत के आगोश में समा गए।
अब तस्करों और कबीले वालों में ठन चुकी थी। मुखिया ने इस हृदय विदारक घटना को झेलकर अपने कबीले की सीमा कबीले के चारों तरफ सड़क तक बांध दी थी। अनेक तांत्रिक अनुष्ठानों से पूरित भस्म से उन्होंने जो सीमा बांधी थी, उसका उल्लंघन करने वालों की मौत निश्चित थी। फिर एक दिन मुखिया बाहर आ गया था। तभी रात को सोते हुए कबीले वालों पर पेट्रोल छिड़क कर उन तस्करों ने आग लगा दी थी। कोई नहीं जाग पाया था। सब लोग सोते ही सोते जिंदा जलकर भस्म हो गए। जब मुखिया लौटा तब राख के सिवा कुछ नहीं बचा था। मुखिया ने भी आत्महत्या कर ली। तस्करों को रोकने वाला अब कोई नहीं बचा था, पर अकाल मौत मरने वाले प्रेत बन गए थे। और तब से वो जंगल में घुसने वालों को दुश्मन समझने लगे थे। आश्चर्यजनक रूप से एक एक कर सभी तस्करों की हत्या होने लगी थी। प्रेतों ने तस्करों को मार डाला था। तब से यह इलाका प्रेतग्रस्त हो गया था। जो भी इसके अंदर गया बचा नहीं। जो भी इसके अंदर गया बचा नहीं। तो फिर हम लोग कैसे बच गए? मैंने पूछा। उन्हीं कुल देवताओं के हथियारों की वजह से। वहाँ का विधान यही था कि जब कोई मरता था तब उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए पवित्र मंत्र पूरित जल छिड़का जाता था। तुमने देखा होगा कि कुल देवता की मूर्ति के पास छोटा सा कुंड है। अगर तुम सब लोग वो मंत्र पूरित पवित्र जल सब जगह छिड़क दो तो उन सब आत्माओं को मुक्ति मिल जाएगी। यह सब काम तुम्हारे ही हाथों से होना लिखा है। तभी विधाता ने तुम्हें कुल देवता की पूजा स्थल तक पहुंचाया था। अब फिर से एक भयानक कार्य को संपन्न करना था। पर एकाएक मेरी आंखें फिर से भर आई। मेरे दोस्त जयदीप और डिसूजा, अपने दोस्तों का प्यार फिर से हमें वहां ले गया। बेहद सावधानी से हम फिर से जंगल में घुसे। वही हाहाकारी, भयानक आवाजें। इतनी ऊंची मूर्ति के दाहिने तरफ छोटा सा कुंड था, जो हमने उस वक्त डर के कारण नहीं देख पाया था। हमने सब ने पानी की बोतलों में वह पानी भर लिया। मूर्ति के हथियार यथास्थान लगा दिए थे। हम चारों लोगों ने पानी लेकर चारों तरफ छिड़कना शुरू कर दिया था। कई आग के गोले उठे और ऊपर चले गए। हमने फिर से बोतलें भर ली और बूढ़े के बताए अनुसार सीमा के अंदर सभी जगह वह पानी छिड़क डाला। शायद कोई प्रेत आत्मा अब नहीं बची थी। चमत्कार जैसा हुआ। जो रूप कबीले का था वह पलक झपकते ही गायब हो गया था। कुल देवता के पूजा घर, जिसमें हम सब लोग जान बचाने के लिए घुसे थे, के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। जंगल में जो मनहूस, डरावना, अंधेरा माहौल था, अब उसकी जगह पत्तों से छन कर आती धूप में खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य मनमोहक लग रहे थे। जाने पहचाने लग रहे थे। पर याद नहीं आ रहा था कहाँ देखे थे। तभी दिमाग में जैसे बिजली कौंधी। यह तो वही दृश्य है जिन्हें मैं सपनों में देखा करता था। इसका मतलब यह था, यह मेरे लिए निश्चित था। भरी आंखों से डिसूजा और जयदीप को अलविदा कहकर हम बूढ़े की झोपड़ी के पास गए। पर यह देखकर भौचक्के रह गए कि वहाँ कोई झोपड़ी नहीं थी। केवल हमारी कार वहाँ खड़ी थी। हमारे दिमाग साए साए कर रहे थे। हम परेशान होकर पुकार उठे, कहाँ गए तुम लोग? तुमने हमें बताया भी नहीं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। हवा के बगुले से उड़ रहे थे। हमारे कानों के पास हवा सरगोशियाँ करती कुछ धीमी धीमी आवाज में बता रही थी, हम ही तो हैं, डोली और मुखिया। हम कुल देवता की पूजा करने वाले बुरी आत्मा कैसे बन सकते थे? मैं मुखिया होकर कैसे जन्मों जन्मों तक अपने कबीले वालों को प्रेत बनकर यातना भुगतने देता? मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, इसलिए यहाँ रह रहा था। मैं अपनी बेटी को जान से भी ज़्यादा चाहता था, तो आत्मा बनकर भी वह मेरे साथ रहकर अपने भाई, माँ और जम्बूनी की मुक्ति के लिए इंतजार कर रही थी। आवाज़ अत्यंत धीमी होने पर भी बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी, अब यह पानी हमारे ऊपर भी छिड़क दो। हमने छिड़क दिया। आम के दो शोले उठकर ऊपर चले गए। अब वहाँ का दृश्य भी बदल चुका था। यह भी मैं सपने में देख चुका था। भारी मन से हम सभी वापस कोलकाता लौट आए। मेरी वजह से मेरे दो दोस्त मौत के मुंह में समा गए। मुझे हर पल यह गम खाए जा रहा है। पर आप ही बताएं, मेरा क्या कसूर? अब मुझे वे सपने नहीं आते हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से मुझे नफरत हो गई है। डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर अब मैं मानव सेवा का प्रण किया है। माँ बाप का हॉस्पिटल आगे चलकर मैं संभालूंगा। अब रोगियों की सेवा करके शायद मैं अपने आप को कुछ सुकून पहुंचा सकूं। ऐसे ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए लाइक,
कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।